हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संघ की कार्यपालिका। संघ की जो कार्यपालिका होती है यह भाग 5 में, ये संविधान के कहाँ है, भाग 5 में है और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका है। और यहाँ से परीक्षाओं में, चाहे किसी भर्ती परीक्षा की बात करें, बहुत सारे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इस तरह के प्रश्नों को भली भांति अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। वैसे हम आपको टॉपिक थ्योरी बाय थ्योरी पढ़ाते चलेंगे और ये चाहेंगे कि आप परीक्षा में बेहतर स्कोर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर हम संघ की कार्यपालिका की बात करें तो जो संघ की कार्यपालिका होती है, ये मैंने आपको पहले बताया, इसे द यूनियन कहते हैं। संघ का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर द यूनियन से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका कहाँ पे वर्णित है, संविधान के भाग 5 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक क्या है, आपके संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। जिसमें कौन कौन है संघ की कार्यपालिका में, एक होता है राष्ट्रपति, क्या होता है राष्ट्रपति, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। दूसरा उपराष्ट्रपति, जिसे हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। फिर मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। उसके बाद भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ये इनसे मिलकर हमारा जो संघ की कार्यपालिका होती है यह बनती है। अब यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य हैं जो आपको जानना होगा, जो समझना होगा, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, ये न्यायपालिका, ये भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ है। कौन कौन, अगर हम लोग देखें तो कौन कौन इसके स्तंभ है जो हमें दिखाई देता है, आपको दिखाई देती हैं। अगर हम देखें सरकार के अंग, देखें भारत के सरकार के अंग, या लोकतंत्र के 3 आधार। जैसे अगर हम भारत के सरकार की बात करें तो सरकार के 3 आधार स्तंभ है। कौन कौन, अगर पहला हम देखते हैं उसे कहते हैं पहले विधायिका आती है हमारी, क्या आती है, विधायिका, जिसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं। इसका काम है कानून बनाना, ठीक है। जो केंद्र में संसद है, राज्य की बात करें तो क्या आएगा आपका, अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो संसद है, जब हम राज्य की बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, विधानसभा होगी। फिर दूसरा होता है कार्यपालिका, क्या होता है, कार्यपालिका, ये क्या होगा, कार्यपालिका। फिर इसके बाद अगर हम तीसरी की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारी न्यायपालिका, क्या है आपकी, न्यायपालिका, ये तीसरा है, ये न्यायपालिका। ये हमारे सरकार के, या हम कह सकते हैं हमारे लोकतंत्र के, ये 3 प्रमुख आधार स्तंभ है। ये क्या है, 3 प्रमुख आधार स्तंभ है, ठीक है। इनके आधार पर ही, जहाँ पे अगर हम इसके एक एक तथ्यों के बारे में पढ़ें तो आप इसे नोट डाउन भी करते चल सकते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विधायिका को हम व्यवस्थापिका कहते हैं। अगर हम यहाँ पे संसद की बात करें, केंद्र की बात करें, तो यहाँ पे संसद जो है, केंद्र की विधायिका जो होगी संसद में होगी। राज्य की विधायिका की बात करें तो क्या होगी, विधानसभा होगी। कार्यपालिका की बात करें तो मंत्रिपरिषद होगी। कार्यपालिका केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और राज्य की बात करें तो राज्य मंत्रिपरिषद। अगर न्यायपालिका की बात करें तो जो हमारी न्यायपालिका हमारे देश की है वो तीसरा स्तंभ है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नाम से जानी जाती है क्रम से। उसके बारे में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे अलग टॉपिक पे। तो विधायिका का काम है क्या करना, कानून बनाना। विधायिका क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। वही कार्यपालिका इस बने हुए कानून को लागू करने का काम करती है। तीसरी तरफ जो हमारी न्यायपालिका है, अगर वो संसद द्वारा या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, उसे दंडित करने का काम हमारे देश की न्यायपालिका करती है। ये हमारे देश के लोकतंत्र के 3 प्रमुख आधार स्तंभ और सरकार के 3 प्रमुख अंग कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगर राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो शायद आपको अन्य जो तथ्य हैं वो पूरी तरह से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आप इस वीडियो पे जुड़े रहिएगा, और क्लास की जो ये नोटिफिकेशन होती है वो हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, जहाँ पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। आगे बढ़ रहे हैं हम। अब इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के बारे में अन्य मुद्दों पर बात करते हैं। जो न्यायपालिका होती है वो विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनके विवाद की स्थिति में समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करती है, साथ ही साथ न्याय भी देने का काम करती है। दूसरी बात, हमारे मूलाधिकार की भी रक्षा करती है। आगे चलकर देखेंगे इनके अन्य प्रमुख तथ्यों को, ठीक है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ से कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो भारत का राष्ट्रपति होता है
राष्ट्रपति की अगर हम केवल बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है वो संसदीय भी होता है और संसदीय सरकार का भी होता है और अध्यक्षात्मक सरकार होता है उसका भी होता है। अगर संसदीय सरकार की बात करें तो भारत है, तो और अध्यक्षात्मक सरकार की बात करें तो अमेरिका इसका उदाहरण है। तो राष्ट्रपति वहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में देखा जाए तो एक बड़ा डिफरेंस मिलता है। क्या मिलता है? जो संसदीय सरकार के जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। जो अगर संसदीय शासन व्यवस्था देखा जाए तो वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन जो उसकी शक्तियाँ होती हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। और जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे जब हम अनुच्छेद बाई अनुच्छेद पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं, सीधा सीधा पूछा जाता है निम्नलिखित में से लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है। भैया लोकसभा जो होती है किसके प्रति उत्तरदायी होगी? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन वहीं अगर हम अध्यक्षात्मक सरकार की बात करें, प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो शासन प्रणाली होती है, जो कार्यपालिका का प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों के बारे में ही वर्णन होता है और विधायिका स्वतंत्र होती है। विधायिका क्या होती है? स्वतंत्र होती है। तो ये चीज़ें आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। संसदीय सरकार में कैबिनेट सरकार के रूप भी में हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी है, बहुत सारे नुकसान भी है, लेकिन उन सब तथ्यों को हम लोग को नहीं पढ़ना है, उन सभी के बारे में हमें नहीं ज़्यादा जानना है। अब हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हम आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें लिखवाते चलें और आपको नोट डाउन भी करवाते चलें, तो आपकी एक बेहतर नोट्स भी तैयार हो जाएगी। आगे लिखने से पहले आपको मैं बता दूँ, अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, इन सभी संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं और PDF नोट्स है और घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम राष्ट्रपति से जुड़े हुए अब महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने जा रहे हैं, इन्हें हम प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है। अब हम अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो जो अनुच्छेद जो 52 है, अनुच्छेद 52 यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि अनुच्छेद 52 ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है और ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये सब लिखते चलिएगा, क्योंकि मैं बोलता चल रहा हूँ, आप इसे लिखते चलिएगा, लेक्चर भी आपका तैयार हो जाएगा, साथ ही साथ एक बेहतर नोट्स होगी कि जो राष्ट्रपति होता है वह क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। और अनुच्छेद 52 के अनुसार ये कहा गया है कि क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर? यहाँ पे बहुत साफ शब्दों में लिखा गया है। कहाँ पे? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। यहाँ से कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। दूसरा, अगर हम 53 की बात करें तो 53 में यहाँ पे दिया गया है कि भारत में संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो संघीय कार्यपालिका की शक्ति है, जो शक्ति है वो उसका जो प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा। संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है उसका प्रधान राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। और इसका प्रयोग कैसे करेगा? वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ पे अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है, लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है। क्या कहा गया मालूम है आपको? यहाँ पे ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा, ध्यान सुनिएगा, जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। यहाँ पे संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा, ये कहाँ कहा गया है? 53 में कहा गया है। लेकिन जो कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होगी, इसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। लेकिन अब हम लोग क्रम वाइज क्रम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग हम लोग बनाएंगे जो शायद आपको भी लिख लेना चाहिए। राष्ट्रपति की योग्यताएं, हेडिंग बनाइएगा आप लोग, राष्ट्रपति की योग्यताएं। क्या लिखेगा? योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताएं, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या है। देखिए, अगर हम राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें तो यहाँ पे जो भारत का संविधान है, यहाँ पे अनुच्छेद 58 आपको दिखाई दे रहा होगा, 58। तो अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या क्या अर्हताएँ हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं बोलता चल रहा हूँ, आप उसे लिखते चलेंगे, शायद आपका भी एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा। पहला, सभी के लिए वह भारत का नागरिक हो। वह क्या हो? भारत का नागरिक हो। लिखते चलिएगा, वह भारत का नागरिक हो।
ठीक। दूसरा, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह दिवालिया न हो। सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वह लिखिए अपना, वह कि राष्ट्रपति की बात हो रही है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक। अब चौथा, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। और इसके बाद अगर हम पांचवा देखें तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो। किसका? लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, थोड़ा सा जगह कम है, सदस्य बनने की योग्यता, उसकी लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। ठीक है, क्या रखता हो? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये तो हो गया कि राष्ट्रपति की योग्यताएं। अब एक प्रश्न हमारे और आपके मन में आता है, क्या जो जिसके पास इतनी योग्यताएं हों, क्या वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? जरा आप लोग कमेंट करके बताइए, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं बस वो इतना कमेंट करके बताएं, क्या जिनके पास ये चीज़ें हैं क्या वो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं? मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर कोई भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, योग्यता रखता हो, क्या ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट सभी लोग कमेंट करके हमें जवाब दें। सभी लोग, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें ताकि मैं अन्य चीज़ें आपको बताऊं। देखिए, राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है, जो उम्मीदवार का नाम कैसे होगा ये हम लोग जानते हैं और उसके बारे में एक एक करके लिखते भी चलते हैं। देखिए, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जैसे क्या क्या चीज़ें हैं आइए वो जानते हैं। राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवारी के लिए, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 50 अनुमोदक, 50 क्या होने चाहिए? अनुमोदक होना चाहिए। अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। ध्यान से देखिएगा, ये 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। और ये कौन से होने चाहिए? वो मतदाता होने चाहिए। कौन से? मतदाता। किसके मतदाता? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के चुनाव के मतदाता में से 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अब एक प्रश्न यहाँ पे बनता है, आप लोग के मन में भी आया होगा कि सर ऐसा क्यों? आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इतनी योग्यता, अगर ये 5 योग्यता रखने वाला व्यक्ति अगर भारत का राष्ट्रपति बन पाता तो हमारे हर गांव से, उत्तर प्रदेश के हर गांव से लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। जैसे जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जो पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो, तो भैया हर गांव से राष्ट्रपति बन जाएंगे, चुनाव लड़ने लगेंगे। इसके लिए उम्मीदवार का जो नाम होगा, राष्ट्रपति चुनाव के जो उम्मीदवार का नाम होगा, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए। ये कहाँ से चाहिए? ये उन्हीं मतदाताओं में से होना चाहिए। मतलब 50 मतदाता उन्हें क्या करें? प्रपोज करें, प्रस्तावित करें। जैसे यहाँ पे अनुमोदक का मतलब क्या होता है? अप्रूव्ड करें, माने 50 लोग उन्हें अप्रूव करें। ध्यान से लिख लीजिएगा, अप्रूव करें, और 50 लोग उन्हें क्या करें? प्रपोज करें कि भैया आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। तो यहाँ पे ये अप्रूव्ड करना, माने 50 तो पहले अनुमोदक होने चाहिए, अनुमोदक, और 50 आपके प्रस्तावक होने चाहिए।
50 क्या होना चाहिए? प्रस्तावक होने चाहिए। आइए इसके बाद अन्य जो प्रमुख तथ्य है उन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। अब ये लाभ का पद का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से रखिएगा कि शायद आप लोग को जानकारी हो तो ठीक है, नहीं जानकारी हो तो लिख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें। राष्ट्रपति, लाभ का पद क्या क्या नहीं होता, क्या क्या लाभ का पद नहीं होता। जैसे अगर कोई राष्ट्रपति है तो ये लाभ का पद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है ये भी लाभ का पद नहीं है। राज्यपाल अगर कोई है, राज्यपाल तो राज्यों के होते हैं, ठीक, और मंत्री, तो ये लाभ का पद नहीं होगा। लाभ का पद नहीं होगा, याद रखिएगा, ये लाभ का पद नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, यह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक शिक्षक हैं, अगर एक चपरासी हैं, अगर एक सरकारी नौकरी करते हैं, ग्रुप डी में है, तो आपका जो पद है वह लाभ का पद माना जाएगा। सबसे पहले आपको त्यागपत्र देना होगा, उसके बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो यह बात आप सभी लोग को पता होना चाहिए। दूसरी बात, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जमानत राशि क्या होती है। आइए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितनी होती है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जमानत राशि कितनी होती है। तो देखिए, जो जमानत राशि होती है वो होती है 15,000 रुपये। कितनी होती है? 15,000 रुपये होती है। कितनी होती है? 15,000 रुपये होती है। अगर किसी भी उम्मीदवार को, यदि किसी भी उम्मीदवार को 1/, कुल मतों का, कहने कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का अगर 1/6 भाग से कम मत मिले तो उसकी क्या होती है? जमानत जब्त हो जाती है। उसकी जो जमानत होती है वो क्या होती है? जब्त हो जाती है। ये भी आप लोग को शायद, उम्मीद करते हैं आप लोग को पहले से पता हो। माने जमानत राशि जो होती है वो कितनी होती है? वो जमानत राशि जो होती है 15,000 रुपये होती है। लेकिन अगर किसी को 1/6 से कम मत मिले तो उस व्यक्ति की क्या होती है? जमानत जब्त हो जाती है। तो एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यह बात आपको नोट करना होगा, लिख लेना होगा कि जो राष्ट्रपति होगा, अभी तो लाभ के पद हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन वह राष्ट्रपति जो है संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य भी नहीं होगा। याद रखिएगा, किसका? इसका, जैसे भी हम लोगों ने भी बताया कि ये लाभ का पद तो नहीं है, लेकिन अगर वो संसद का सदस्य, संसद या विधानमंडल का भी, ध्यान से रखिएगा इस बात को, विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होगा। यह बात भी आप लोग को नोट डाउन करना होगा, याद रखना होगा और जानते रहना होगा। माने अभी तक हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 52 ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो भारत का प्रथम नागरिक होगा, और वह कार्यपालिका का प्रधान होता है अनुच्छेद 53 में। फिर 58 में हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या हो, तो भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, यदि लाभ के पद पर हो जिस दिन शपथ ग्रहण करेगा उस दिन से उस पद से त्यागपत्र देना होगा, और उसके पहले उसे त्यागपत्र देना होगा चुनाव लड़ने से पूर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्यों के मंत्री, ये जो होते हैं ये लाभ का पद नहीं माना जाता। किंतु यदि वह संसद अथवा विधानमंडल किसी भी सदन का सदस्य होगा, यदि निर्वाचन से पूर्व इसका सदस्य, तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सदन में रिक्त हो जाएगा। अगर वह इनमें से किसी का सदस्य है, किसका? चाहे संसद का चाहे विधानमंडल का, तो जिस दिन निर्वाचन की तिथि से, मतलब जिस दिन निर्वाचन होगा
उसकी तिथि से उस सदन में उसका पद रिक्त माना जाएगा। यह बात नोट डाउन कर लीजिएगा। मानेगा सदस्य है तो ठीक है, लेकिन जिस दिन निर्वाचन होना शुरू होगा, जिस दिन मतदान होना शुरू होगा, माने मतदान वाले तिथि को, किस दिन, जिस दिन मतदान होगा उस तिथि में उसका क्या होगा, पद रिक्त समझा जाएगा। एक बात और दूसरी बात यहाँ पे, जैसे इसके बारे में आपको समझाता हूँ, यहाँ पे शायद आप लोग को दिख भी रहा होगा, यहाँ पे अनुच्छेद 59 दिख रहे हैं, 59 आपको दिख रहा होगा। 59 में कहा गया है राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है, एक शर्त है काफ़ी जो महत्वपूर्ण है, वो शर्त ये है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति है तो पद के रहते समय वह अन्य पद कोई ग्रहण नहीं कर सकता, वह केवल भारत का राष्ट्रपति रहेगा, अन्य किसी पद पर वह कार्यरत नहीं रहेगा, अन्य कोई पद धारण नहीं करेगा, केवल वह भारत का राष्ट्रपति रहेगा। यह बात आप लोग जानते रहिएगा। ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा अन्य और अनुच्छेद है, उसके बारे में आपको अवगत करा दूँ। यहाँ पे अनुच्छेद 57 देख लीजिएगा कि जैसे हमारे देश में पुनर्निर्वाचन री इलेक्शन के लिए योग्य होता है, माने जो पुनर्निर्वाचन मतलब री इलेक्शन, इसे क्या कहते हैं, री इलेक्शन के लिए लिख लीजिएगा आप लोग। पुनः निर्वाचन के लिए वो योग्य है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भैया भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, भैया जितनी बार चाहे वो मरण शैया पे भी रहेगा तो भी निर्वाचित हो सकता है। जैसे अमेरिका में है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। हमारे देश में पूछा जाए कि भैया कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, तो भैया जितनी बार चाहे वो चुनाव जीतता जाए और राष्ट्रपति बनता जाए। ठीक, अच्छा, भारत का यहाँ से जो पहले राष्ट्रपति थे वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, नाम तो उनका पता होगा, आपका कमेंट करके बताइए। वो ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकाल तक 1952 से 57 और फिर 57 से लेकर 62 तक थे। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनता है केवल 2 बार तक बन सकता है, उसके बाद अगर उस राष्ट्रपति का चुनाव चाह कर भी वो लगातार नहीं लड़ सकता। ठीक, मतलब अधिकतम केवल 2 बार तक ही राष्ट्रपति रहेगा, उसके बाद नहीं। अगर मैं एक प्रश्न पूछूं यहाँ से तो क्या आप लोग जवाब देंगे कि अमेरिका कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो 2 बार से अधिक राष्ट्रपति हुआ है? तो आप उम्मीद करते हैं कमेंट करके जवाब देंगे। कहीं से भी खोजिएगा, चाहे जहाँ से लाइएगा, ये ला कर हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं अन्य अनुच्छेद की तरफ चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए एक अनुच्छेद 54 है, यहाँ पे शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस को अच्छे से भली भांति समझ भी जाएंगे, और जैसे आप इसको समझ जाएंगे तो आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है उसका जो निर्वाचक मंडल है वो क्या है। तो चलिए एक एक करके उसके करते, लेकिन आपको ये जानते रहिएगा कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वो संविधान के अनुच्छेद किसमें है, 54 में है। ठीक, और रीति है, रीत के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ। देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ रीति दिया गया है, निर्वाचन की रीति। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुना जाता है। कैसे? अप्रत्यक्ष के द्वारा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है जिसमें एक रूपता रखी जाएगी, माने मत कोई खराब नहीं होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति या प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी जो अन्य बातें हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में भी इसका जिक्र किया गया है। अभी इसके बारे में अभी हम लोग और अन्य तथ्य को भी पढ़ेंगे, अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको भी हम लेकर आगे और पढ़ेंगे। यहाँ पे पदावधि की बात कर रहा है, तो भैया राष्ट्रपति अगर पदावधि की बात करें तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। उसके पहले भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया। अभी इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आज इनके राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे तो काफ़ी पसंद है और ये टॉपिक भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग सभी लोग फटाफट। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, शायद आप लोग को पता चल गया होगा। क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। किसमें था निर्वाचक मंडल? 54 में। हम लोग को जो पढ़ना है उसका नाम है अनुच्छेद 54। तो आप लोग को इसे याद रखना होगा डायरेक्ट। 54 में क्या भी है? तो 54 में निर्वाचक मंडल है। क्या है? निर्वाचक मंडल। किसका? राष्ट्रपति की बात हो रही तो राष्ट्रपति का ही होगा। आइए यहाँ पे एक बात और जानते हैं, भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा गोला बनाता हूँ। एक है संसद आपका, ये क्या है आपका? संसद है। ये आपका विधानमंडल। इसमें 2 सदन होते हैं। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, यहां भी क्या होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, राइटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है लेकिन आप लोग समझते चलिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 सदन होते हैं। सदन पहला यहाँ पे लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। यहाँ पर भी विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, ये 2 सदन होते हैं। यहाँ पे उपराज्यपाल, यहाँ पे राज्यपाल, यहाँ पे राष्ट्रपति होता है। तो 2 सदन होते हैं। अब देखिए तो संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो निर्वाचक मंडल में केवल निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। ये सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचन, याद रखिएगा केवल निर्वाचित, यहाँ से ये बात याद रखिएगा आप लोग, निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब एक प्रश्न उठा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है, तो यहाँ पे पहला हमारा जो निकलेगा वो होगा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इनकी संख्या कितनी हो गई? आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो संख्या है लोकसभा का निर्वाचित की वह है 543। दूसरा राज्यसभा, जिनकी सदस्य संख्या देखा जाए तो जो निर्वाचित होते हैं वह है 233 निर्वाचित हैं बस। और तीसरा जो है विधानसभा, ये भी निर्वाचित। अब जरा कमेंट करके बताइएगा कि पूरे भारत में विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि पूरे भारत में कुल विधानसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है। एक बात थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गया, देखिए टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके, बिना स्पेस के टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको यहीं पे मिलेगी। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है उसके लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट, इन सभी की जानकारी हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सभी क्लास की नोट्स आपको मिल जाएगी और ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर, सभी चीज़ें मिल जाएंगी। इसे पेड क्लास के लिए क्लास चल रही है लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे आगे देखेंगे। तो हम लोग जो निर्वाचक मंडल की बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। 17वें संविधान संशोधन, ध्यान से लिखिएगा आप लोग, शायद आपके काम आ जाए। 17वें माने 17वें, एक अगले पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। 17वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992 से 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 मतलब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। एक तो हो गया फर्स्ट दिल्ली
दूसरा आपका हो गया पुदुचेरी। पुदुचेरी है, ठीक है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अगर दिल्ली में विधानसभा के सदस्य की बात करेंगे, दिल्ली में, तो दिल्ली में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो 70 है। और अगर हम पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज था जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी था। क्या कि 70वें संविधान संशोधन 1992, 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र था, पुदुचेरी संसाधित क्षेत्र था, इनके भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अगर देखा जाए ऐसे तो भैया यहाँ पे अगर एक पॉइंट हम लोग को मिल गई, वो पॉइंट ये मिल गई, क्या क्या मिला यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अगर हम देखें तो एक लोकसभा हो गया, लोकसभा, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा, फिर विधानसभा। कौन कौन विधानसभा? सभी राज्यों की विधानसभा और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी भी विधानसभा। ये सभी निर्वाचित सदस्य ही क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। यह बात आप लोग को पता होनी चाहिए, यह बात आपको जानते रहना चाहिए। ठीक, एक छोटा सा वीडियो हम आपको बता देंगे राष्ट्रपति का मतमूल्य कैसे निकालते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे कि राष्ट्रपति का जो मतमूल्य है वो कैसे निकाला जाता है। उसके लिए एकदम आसान सा एक एग्जाम्पल देकर एक कहानी के माध्यम से हम आप लोग को पूरा समझा देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का मतमूल्य क्या होता है? तो एक विधायक का जो मतमूल्य होता है और राज्य की कुल जनसंख्या में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य से भाग देकर फिर गुणा करते हैं 1/1000 से, तो हमें क्या निकल जाता है? एक विधायक का मतमूल्य निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? मतमूल्य भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उस टॉपिक को हम छोड़ के अन्य टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, अन्य टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। तो यह आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग अन्य जो तथ्य है राष्ट्रपति जुड़े हुए हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखिएगा। और अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, जैसे अभी हमने आपको 60 नहीं बताया कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कैसे करता था। राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अधीनस्थ या वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है उसकी अनुपस्थिति में। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, किसी भी सदन में। अनुच्छेद 61 के तहत उसे 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करके 14 दिन पहले उसकी सूचना देनी पड़ेगी। फिर 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त होने में निर्वाचन के समय में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्षमादान, कुछ मामले में उसे क्षमादान करने का दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण, इनके एक एक शब्द को हम तोड़ तोड़ कर बताएंगे। इस शब्द का मतलब क्या होता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का वो कैसे विस्तार करता है, मंत्रियों को कैसे वो शपथ ग्रहण क्या है, प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कौन कराता है, इन सभी टॉपिकों पर, इन सभी तथ्यों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। एक एक करके क्रम से हम लोग वीडियो को आगे बढ़ते जाएंगे और आपके साथ जुड़े भी रहेंगे। लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, अपने साथी मित्रों को शेयर करना ना भूलेगा, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जो मेहनत करते हैं उसका पूरी तरह से परिणाम निकल पाता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यह क्लास जो थी आज की वो आपको कई मामलों में काफ़ी बेहद लगी होगी। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो क्लास की जो मैंने पढ़ाई डिस्प्ले पे, ये सभी आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा और वह आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है बिना स्पेस के दुर्गेश सर, ई लर्निंग विद दुर्गेश से आप जुड़ जाएंगे। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर हमारा क्या है, ई लर्निंग विद दुर्गेश है। और ऑनलाइन क्लास के लिए 63063063443667 पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, इन सभी की जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार संविधान की जो क्लासेज है वो लगातार एक एक बाद एक आपको मिलती रहेगी, ताकि आप लोग परीक्षा में बेहतर स्कोर कर सके। तो उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको समझ में आई है, और जब समझ में आ चुकी है तो भैया आप अपना बेस्ट भी दे रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है, बस अपना बेस्ट देते रहना है। हम भी आपके साथ हैं, हमारी टीम भी आपके साथ है। कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं, और हम भी आपको क्या करेंगे, उस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। एक छोटा सा प्रश्न मैं जाते जाते आपसे पूछूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका जवाब जरूर देंगे। वो प्रश्न ये है कि यदि किसी भी राज्य की राष्ट्रपति के चुनाव के समय यदि किसी भी राज्य की विधानसभा
भंग हो जाती है उस समय राष्ट्रपति का चुनाव होगा नहीं होगा, क्या चीज़ होगा, यह आप कमेंट करके बताइएगा। जैसे मैं छोटा सा एक मैप बना के मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके मैं उसको समझाना चाहूँगा। हाँ, बहुत अच्छा मैप तो मैं नहीं बनेगा, तो माना भारत है, ठीक है। ठीक, माना ये भारत है। इसे राष्ट्रपति के चुनाव के समय यदि किसी भी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है, उस दशा में क्या राष्ट्रपति की चुनाव संपन्न कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, क्या होगा, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा कि यदि किसी भी राज्य में यदि विधानसभा भंग हो जाती है तो उस दशा में क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा नहीं होगा। जैसे किसी भी राज्य के 2 राज्यों में चुनाव ही नहीं हुए हैं, वहाँ की विधानसभा भंग हुई है, तो उस समय क्या राष्ट्रपति का चुनाव होगा या नहीं, इसके बारे में आप जवाब जरूर दीजिएगा। यदि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस दशा में उसका अंतिम निर्णय किसका होगा। यह 2 प्रश्न आपके हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और हो सके तो आप इनकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रखिएगा ताकि आपको हमेशा काम देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, यह अनुच्छेद भी आपको याद करना है जैसे मैंने याद किया है।